सदी की शायद सबसे बड़ी चुनौती कोरोना से जूझ रहा है देश। अभी अधूरा है सफर, यूं ही कुछ और भी चलना होगा। बड़ी कितनी हो मुश्किल, हर हाल में निकलना होगा। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आशुतोष सुंदरम और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कोरोना हारेगा हम जीतेंगे। जैसा कि आप सभी श्रोताओं को मालूम है, अभी तक कोविड-19 की कोई भी वैक्सीन नहीं आ सकी है सामने और ना ही इसका कोई पुख्ता इलाज है। ऐसे में ये कहा गया है कि हमें लंबे समय तक कोरोना के साथ रहना है, यानी कोरोना का संक्रमण अभी हमारे समाज में, अभी हमारे देश में बना रहेगा। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि हम उन बातों का पालन करें जिन पे अमल करके हम कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। वो क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसके बारे में बार बार मीडिया के माध्यम से बताया गया है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, हमें मास्क का प्रयोग करना है जब भी हम किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, हमें अपने हाथों को साफ रखना है, इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा जो एक और तरीका है वो है हम अपने शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर कोरोना संक्रमण का मुकाबला कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। ये कैसे हो सकता है, इन सभी बातों पर विशेष जानकारी के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं देश विदेश में ख्यातिलब्ध जाने माने आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर जी.एस. तोमर। डॉक्टर तोमर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। आज हमारे श्रोता अति प्रसन्न होंगे कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और उनको निश्चित तौर पर कुछ ऐसी बातें बताएंगे, कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे देंगे जिसके माध्यम से या जिनको अपनाकर वो कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं और उससे दूर रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप भी देख रहे हैं अखबारों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण देश में और हमारे शहर में फैला हुआ है, इसको आप किस रूप में देखते हैं इस संक्रमण को? आशुतोष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को रखा है जी। और वर्तमान परिदृश्य में इस सदी की एक भयंकर महामारी के रूप में कोरोना त्रासदी हमारे सामने आया है जी। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम लोगों के सामने रखी कि हमको आपदा में अवसर की तलाश। मैं ये महसूस करता हूँ कि यद्यपि आज पीड़ित मानवता जिस प्रकार से संपूर्ण विश्व में, केवल भारतवर्ष में ही नहीं, सब जगह इससे पीड़ित हो रही है, उस स्थिति में भी आज जब हम ये महसूस कर रहे हैं कि जैसा कि आपने अभी कहा कि आज तक न तो इसकी कोई वैक्सीन उपलब्ध हो पाई है और न ही कोई इस प्रकार की सटीक चिकित्सा मिल पाई है जिसकी वजह से इसका हम उपचार कर पाए। ऐसी स्थिति में तमाम ट्रायल किए गए, एंटी मलेरियल पर ट्रायल किया गया, एंटी रेट्रोवायरल पर ट्रायल किया गया, प्लाज्मा थेरेपी पर ट्रायल किया गया, लेकिन ये सब चीजें तरीके से हमारे सामने अभी भी एक सही उत्तर के रूप में नहीं आ पाई हैं। तो ऐसी स्थिति में सारे विश्व का ध्यान केवल एक ही तरफ है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक स्पष्ट रूप से आपके सामने कर दिया है कि केवल बचाव ही एक उपचार है। बचाव के लिए आप व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई, मास्क का उपयोग हुआ और इसके साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, क्योंकि WHO के अनुसार कोरोना वायरस एक जल्दी ही हमारे बीच से जाने वाला नहीं है। जैसे कि अन्य वायरस हमारे साथ HIV है, एड्स का जो वायरस है, उसी प्रकार से अन्य वायरस की तरह ये लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें इसके साथ रहने के लिए अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। डॉक्टर साहब, मैं आपको यहीं पे रोकूंगा। जो आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हमें कोरोना वायरस के साथ लंबे समय तक रहना है, तो प्रश्न बस यही उठता है कि कैसे रहना है। तो इसके लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें चेहरे को कवर करके रखना है, बार बार हाथ धोने हैं और सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, यानी व्यक्तिगत स्वच्छता। लेकिन इसके अलावा जो आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि हमें अपनी व्यक्तिगत जो हमारी रोग प्रतिकार क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको मजबूत करना है।
और जब इसकी बात आती है तो आयुर्वेद की बात आती है, और आपका जो आयुर्वेदिक नज़रिया है डॉक्टर साहब, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ, देखिए, आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से मैं बताना चाहूंगा जी। कि आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति के शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसे हम व्याधिक क्षमत्व कहते हैं। व्याधिक क्षमत्व। ये व्याधि क्षमत्व जो है हर व्यक्ति का भिन्न भिन्न होता है। जी। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, किसी व्यक्ति का जो व्याधि क्षमत्व होता है उत्तम बल, जिसे हम कहते हैं बल, उत्तम बल। अच्छा जी। उत्तम बल का मतलब उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। तो जो उत्तम बल के रोगी हैं, उन लोगों को कोरोना के डायरेक्ट संपर्क में आने के बाद भी कोरोना वायरस शरीर के अंदर रुक ही नहीं पाता, पनप ही नहीं पाता, तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता जी। और जो मध्यम बल वाले रोगी हैं, उनके शरीर में कोरोना वायरस जाता है और जाकर के रुक जाता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई यानी इनका विभाजन नहीं हो पाता, ये संख्या में नहीं बढ़ पाता, और जब तक ये संख्या में नहीं बढ़ पाएगा तब तक ये रोग के लक्षण उत्पन्न नहीं कर सकता। तो ऐसे रोगियों को हम कहते हैं कैरियर, और दूसरे लक्षणों इसे कहते हैं लक्षण विरहित या एसिम्प्टोमेटिक। जी, बिना लक्षण के, बिना लक्षण के जो रोगी हैं जी। तो ऐसे रोगी दूसरों को तो इन्फेक्ट कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं जी, लेकिन स्वयं उनके अंदर कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनको कहते हैं हीन बल। हीन बल माने उनका शरीर का बल इतना कम होता है इम्यूनिटी कि अगर कोरोना वायरस शरीर के अंदर गया तो बहुत तेजी के साथ ये इसका डिवीजन होता है, ये विभाजित होता है और बहुत जल्दी एक अधिक संख्या में इनकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से शरीर में तीव्र लक्षण उत्पन्न होते हैं। श्वास में कष्ट होगा, सांस फूलना शुरू होगी, बुखार आएगा और साथ साथ में ऐसे रोगियों को वेंटिलेटर पर जाने तक की नौबत आ जाती है। साथ में एक और महत्वपूर्ण बात है, कोमॉर्बिड कंडीशंस, माने शरीर में अगर आपको ब्लड प्रेशर है, कैंसर है या हार्ट की कोई बीमारी है या सीओपीडी, लंग्स संबंधी बीमारियां, श्वास हुआ, दमा हो गया, दमा हुआ, ऐसे रोगियों में इसका और तेजी के साथ प्रभाव पड़ता है। तो एक तो ये महत्वपूर्ण पक्ष हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि आयुर्वेद के अनुसार 3 तरह के बल होते हैं, सहज बल, कालज बल और युक्तिकृत बल। सहज बल का तात्पर्य होता है कि माता पिता से बच्चों के अंदर आता है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बिना किसी सुरक्षा के घूमते हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं हो पाती, तो इसको कहते हैं सहज बल, स्वाभाविक रूप से माँ बाप से बच्चों को मिलता है। दूसरा बल होता है कालज बल। कालज बल का तात्पर्य होता है कि अवस्था विशेष से, बचपन में हमको इम्यूनिटी कम होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती जाती है। और दूसरा ऋतु के अनुसार, जैसा कि आप समझते हैं कि शीत ऋतु में हमारे शरीर का बल अपने आप बढ़ जाता है, इसको हम कहते हैं हेल्दी सीजन, तो वो होता है कालज बल। तीसरा बल होता है युक्तिकृत बल। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है युक्तिकृत बल की। युक्तिकृत माने आपको युक्ति के द्वारा आपको कृत्रिम रूप से बल बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ औषधियों का प्रयोग करें, इससे आपकी शक्ति बढ़ सकती है। डॉक्टर साहब, इस पे हम विस्तार में चर्चा करेंगे कि कैसे शक्ति बढ़ाई जाए। आपने बहुत सुंदर ढंग से इसको वर्गीकृत किया और विश्लेषण किया। क्या इस विश्लेषण का ये भी आधार हो सकता है कि उम्र कोई पैमाना हो सकती है कि इस उम्र के लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, इस उम्र के लोग कम होंगे, ऐसा भी कुछ है? देखिए, 10 साल के नीचे की आयु के बच्चे की इम्यूनिटी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती, तो एक तो वो उनमें इसका घातक प्रभाव पड़ सकता है, और दूसरा 60 वर्ष या 65 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं, स्वाभाविक रूप से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती, तो ऐसे लोगों को इसका खतरा और अधिक बढ़ जाता है। और एक बात और महत्वपूर्ण इसमें है कि आपको युक्तिकृत बल की जब हम बात करते हैं तो आयुर्वेद में बल के बारे में जब हम चर्चा आपसे करेंगे तो हम ये बताना चाहेंगे कि आज संपूर्ण विश्व आयुर्वेद से केवल ये उम्मीद नहीं रख रहा कि हम क्या औषधि खिलाएं उसकी वजह से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, क्योंकि आयुर्वेद का मानना है कि हमारे टूल्स होते हैं, हमारे पास 3 साधन होते हैं, आहार, आचार और औषध। पहला महत्वपूर्ण होता है आहार, कि हम किस प्रकार का खान पान रखें, जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि हम लोगों के बड़े आश्चर्य की बात है कि भारतवर्ष में हमारी रसोई में प्रयोग होने वाली चीजें, चाहे वो धनिया हो, चाहे हल्दी हो, चाहे मिर्ची हो, काली मिर्च हो, अजवाइन हो, दालचीनी हो, सौंफ हो, ये सारी की सारी चीजें बड़े अद्भुत गुणों से युक्त होती हैं।
तो इनको हम लोग अपने सामान्य रूप से साग बनाने में हम प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो पकवान हमारे यहाँ बनते हैं उन सब में हम प्रयोग करते हैं। इन सब का जो क्रम है वो हमारे यहाँ परंपरा से चला आ रहा है, वो परंपरा पूर्ण वैज्ञानिक मापदंडों पर आधारित है। जैसे हम कोहड़े की सब्जी बनाते हैं तो कोहड़े की सब्जी को मेथी से छोड़ा जाता है। मेथी हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट के अधिक ज्यादा एब्जॉर्प्शन को रोकता है, इसलिए डायबिटीज की होने की संभावना कम हो जाती है। तो हर चीज हमारे यहाँ वैज्ञानिक मापदंडों पर आधारित हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म में जो प्रयोग किया जा रहा है रसोई में वो पूर्ण विज्ञान पे, हमारी रसोइयाँ गृहिणियाँ पूर्णतः विज्ञान से मापदंडों पे जो कार्य कर रही हैं वो आज प्रचलित है और हम उसका उपयोग कर रहे हैं। बहुत लाभकारी हमारे लिए हो जाता है। तो हुआ आहार। दूसरा आहार के संबंध में बताना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं कि आज मांसाहार से हट करके संपूर्ण विश्व शाकाहार की तरफ दौड़ रहा है और ये आवश्यक भी है कोरोना के लिए। दूसरा, इस आहार में भी सात्विक आहार का विशेष महत्व बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में आप देखेंगे तो सात्विक आहार, राजस आहार और तामस आहार इसकी चर्चा की गई है। तो यहाँ विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी वर्ग, अध्ययन अध्यापन से लगे हुए शिक्षक, चिकित्सक, इन सब लोगों को सात्विक आहार का सेवन विशेष रूप से करना चाहिए। जैसे गौदुग्ध हुआ, निनुआ, लौकी, करेला, परवल, तरोई, ये सब्जियां हुई, तो इनके खाने से आपका ब्रेन का सिस्टम अलर्ट होता है, आपकी सक्रियता बढ़ती है और सात्विक गुण अधिक होने के कारण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी लगातार बढ़ती जाती है। और दूसरे प्रकार की डाइट होती है राजस। तो जैसे हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, सेना में हमारे जो बॉर्डर पर हमारे सिपाही, हमारे सैनिक हैं, हमारे सफाई कर्मी हैं, इस समय जो कोरोना वॉरियर्स जो काम कर रहे हैं, हमारे प्रेस मीडिया के लोग हैं, आप लोग हैं, इस समय हमको जो है राजस आहार करने का भी एक स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि राजस आहार हम करेंगे तो निश्चित रूप से इस परिस्थिति में हम अपने आप को और अधिक सुरक्षित रख पाएंगे। डॉक्टर साहब, इसमें क्या क्या शामिल हो जाता है राजस आहार में? राजस आहार में जैसे राजमा, अधिक प्रोटीन की डाइट जो आपकी है, राजमा है, पनीर है, सोयाबीन है, मटर है, ये सारी डाइट्स हमारी राजस आहार में आते हैं। और तामस आहार में विशेष रूप से प्याज, लहसुन, कंद वाली सब्जियां जो आती हैं वो तामस आहार में आती हैं और हमेशा ताजा एवं सुपाच्य आहार का ही सेवन किया जाए। फ्रिज में रखी हुई चीजें बिल्कुल न खाई जाए, ये चीजें विशेष रूप से निर्दिष्ट हैं। एक बार गर्म किया हुआ भोजन खाने के बाद फ्रिज में रख के दोबारा गर्म न किया जाए, वो बहुत नुकसानदायक होता है। तीसरी बात, जो रिफाइंड ऑयल के कॉन्सेप्ट है, रिफाइंड ऑयल का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। मेरे दृष्टिकोण से तो इसको रोक देना ही उपयुक्त होगा। सरसों का तेल और मूंगफली का तेल, ये दो तेल हमारे दृष्टिकोण से बहुत लाभकारी है, इनका प्रयोग हमको करना चाहिए, ये इससे कोई नुकसान नहीं होता। और गाय का जो घी है, गाय का घी विशेष रूप से जो घी की पद्धति से बनाया जाता है, दही जमाते हैं, दही जमाने के बाद उसको मथते हैं, उसका तक्र बनता है, मट्ठा बनता है और साथ में मक्खन निकलता है, तब आग पे गर्म करके उसको पकाते हैं। आज जो क्रीम निकाल के दूध से घी बनाया जा रहा है वो लाभकारी नहीं है। ये वैज्ञानिक मापदंडों पर प्रमाणित है कि शुद्ध गाय का देशी घी हमारे कोलेस्ट्रॉल में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। घी की पद्धति आपने बताई कि दही जमा के उसे मथने के बाद, तो क्या इससे प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से इससे प्रॉपर्टीज में बहुत चेंज आता है, ये केमिकली भी चेंज हो जाता है। तो इसकी एक पद्धति बताई गई है घी बनाने की, जो गाँव में एक पारंपरिक रूप से बनाया जाता था, मथने के बाद में तैयार करके बनाते थे, तो वो पद्धति बहुत आवश्यक है। दूध को गर्म करने के बाद उसको दही जमाते हैं और जमाने के बाद में फिर उसको मथते हैं, फिर मथने के बाद उसका तक्र माने मट्ठा अलग हो जाता है और उसमें से जो मक्खन निकलता है उस मक्खन को गर्म करके जो घी बनता है वो बहुत लाभकारी है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तार से खान-पान के बारे में बताया कि खान-पान में सुधार करके कैसे हम इस कोरोना संकट से लड़ सकते हैं, जूझ सकते हैं और विजयी हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, जहाँ तक आयुर्वेद की बात है तो आयुर्वेद हमारी प्राचीन स्वास्थ्य की पद्धति है। इस कोरोना काल में अगर हम कहें तो एक तरीके से इसका पुनर्जन्म हुआ, पूरा विश्व इसकी ओर आकृष्ट हुआ है। डॉक्टर साहब, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि 2 नारे हमारे प्रधानमंत्री जी के हैं, उनको हम लोग लेके चल रहे हैं। पहला नारा मैंने बताया कि आपदा में अवसर की तलाश। तो एक अवसर मिला हुआ है हम लोगों को अपनी पुरातन चिकित्सा पद्धति को विश्व में पुनः स्थापित करना, और यह एक ऐसा मार्ग है
जिससे भारत को विश्वगुरु बनाया जा सकता है। और दूसरा महत्वपूर्ण काम है लोकल को ग्लोबल बनाना। लोकल को ग्लोबल बनाने का तात्पर्य है कि हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज जो खान पान में हम उपयोग करते हैं, हमको डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, पिज्जा, नूडल्स, बर्गर की संस्कृति से हट करके अपने खान पान को जो ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं उनको हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए, उनको हमें ग्लोबल बनाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, आपको नाक में डालने के लिए आयुर्वेद के हमारे आयुष मंत्रालय ने जो एडवाइजरी जारी किया प्रधानमंत्री महोदय के सहयोग से, उस एडवाइजरी में एक अणु तेल जो हमारा मार्केट में अवेलेबल है सब जगह, उस अणु तेल का 2 बूंद नाक में डालने का विधान है। उससे लाभ क्या होता है कि कोरोना वायरस की एंट्री जो होती है, कोरोना वायरस शरीर में जो प्रवेश करता है या तो नाक से या मुंह से और सीधा फेफड़े में पहुंचता है, तो नाक से अगर आप ये तेल डालेंगे तो नाक की जो श्लेष्म कला होती है वो इतनी मजबूत हो जाती है कि कोरोना वायरस की एंट्री को ही रोक देती है। और इसी प्रकार से मुंह में जो है गाय का देसी घी 4 चम्मच या तिल तेल को मुंह में रख करके थोड़ी देर मुंह चलाएं, कुल्ली करें और उसको बाहर निकाल दें। इसको हम कहते हैं गंडूस धारण करना। और इसकी वजह से आपकी माउथ म्यूकस मेम्ब्रेन स्ट्रांग बनती है और ये कोरोना की एंट्री को रोक सकता है। डॉक्टर साहब, इस समय जो आसन्न संकट है कोरोना का, आप भी महसूस कर रहे होंगे कि एक भय है, एक डर है। आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी है, काढ़ा पीने के बारे में कहा गया है, गर्म पानी का सेवन कहा गया है। तो जो लोग काढ़ा खरीद नहीं सकते या अनुपलब्ध है, वो इसको किस प्रकार घर में बना सकते हैं? क्या उसमें क्या क्या चीज़ें डालें, कौन से मसाले डालें, कुछ इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। हाँ, देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि हमारे आयुष मंत्रालय ने एक आयुष क्वाथ, आयुष काढ़ा करके मार्केट में लॉन्च किया है। उस आयुष काढ़े में बिल्कुल सिंपल चीजें हैं जो आसानी से घर में बना सकते हैं। इसमें 4 भाग तुलसी के पत्ते, 2 भाग सौंठ, 2 भाग दालचीनी और 1 भाग काली मिर्च, इसको पीस करके आप इसका पाउडर बना लें। और 3 ग्राम की मात्रा माने 1 छोटा चम्मच चाय का आप 150 ml माने 1 कप पानी में डाल के उबाल करके आप इसका पानी सेवन करें। ये आपके लिए लाभकारी है। यदि ये भी संभव ना हो तो जो आप नियमित रूप से चाय पीते हैं उस चाय में 10 तुलसी के पत्ते डालें, 2 काली मिर्च डालें, थोड़ा अदरक कूच के डालें और थोड़ा टुकड़ा दालचीनी का डालें। तो ये अपने आप में पर्याप्त है आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ यदि किसी कारण से आपको सर्दी जुकाम की तकलीफ होती भी है तो वो भी आपको इस काढ़े के माध्यम से ठीक हो जाएगी। आपका गला साफ रहेगा और आपका श्वसन संस्थान है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो आपका सही ढंग से कार्य करेगा। एक जो डॉक्टर साहब गर्म पानी पीने की सलाह दी गई है, नींबू डाल के या किसी और तरीके से गर्म पानी, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, आपको गर्म पानी का बहुत अच्छा प्रभाव मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गर्म पानी में बहुत गुण होते हैं। पहला गुण तो ये होता है कि अगर शरीर का कोई पाचन ढंग से नहीं होता तो आपको गर्म पानी पीने से आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है, नंबर 1। और नंबर 2, इस गर्म पानी में अगर आपने नींबू मिला दिया तो गर्म पानी में नींबू मिलाने के बाद 4 पत्ती तुलसी के डालने के बाद ये निश्चित रूप से कोरोना के लिए हमारे ट्रैक्ट को लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाह रहा था। जैसे आपने काढ़ा बताया, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति इसे पी सकता है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है। क्या इसमें हम कुछ फेरबदल कर सकते हैं? जैसे जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो इसमें कुछ और जोड़ सकते हैं या कुछ घटा सकते हैं? ऐसे ही बीपी के पेशेंट क्या कुछ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए, एक काढ़े के बारे में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस काढ़े में सामान्य रूप से जिनको शुगर नहीं है उन लोगों को इस काढ़े में गुड़ और नींबू को मिलाने के लिए भी हमारी सरकार ने मंत्रालय ने बताया है कि गुड़ मिला सकते हैं आप और नींबू अपनी आवश्यकता के अनुसार मिला सकते हैं। नींबू भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और गुड़ से आपको टेस्ट भी आएगा और गुड़ भी हमारे अंदर ये इससे लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। तो लेकिन अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं तो आप गुड़ का प्रयोग बिल्कुल ना करें, नंबर 1। और नंबर 2, अन्य चीजों को उसमें जोड़ के अगर आप बनाना चाहते हैं तो कोई हर्ष नहीं है, आप इसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं या जो लोग हाइपरटेंशन माने हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं या हृदय के रोगी हैं, वो अपनी नियमित रूप से प्रयोग देने वाले दवाइयों का प्रयोग जरूर करते रहें, उसमें कोई लापरवाही बिल्कुल न बरतें। लेकिन इनके साथ साथ में आप इसको जोड़ सकते हैं। जैसे कोई आदमी करेला का सेवन करता है, डायबिटीज का पेशेंट,
तो करेले का रस अलग से पी सकता है जी। उसमें कोई नुकसान नहीं है। करेले को साथ में डाल के उबालने की जरूरत नहीं है। मेथी का प्रयोग करता है तो मेथी को उबालने की जरूरत नहीं है, मेथी को पानी में भिगा के सवेरे अलग तरीके से प्रयोग करें, मेथी का चूर्ण प्रयोग करें जी। लेकिन इस काढ़े को सामान्य रूप से या तो चाय में डाल के प्रयोग करें या इस तरह से प्रयोग करें। अब तो हमारी किसी कंपनी ने एक चाय के रूप में भी इसको तैयार कर दिया है। टी बैग बनाने की कंपनी ने टी बैग तैयार किया है जो आसानी से पूरी मात्रा आपको एक टी बैग में मिल जाती है और टैबलेट के फॉर्म में भी तैयार कर दिया है। अगर आपने 2 गोली को 1 कप पानी में डाल दिया तो आपको रेडीमेड तैयार हो जाएगा, काढ़ा उबालने की जरूरत ही नहीं है। सुविधा प्रदान की गई है आयुर्वेदिक कंपनियों द्वारा। आप जिस तरीके से आपको उचित लगे, जिस तरीके से आप कर सकते हैं, उस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको आशुतोष जी कि आपको इसके अलावा, इस काढ़े के अलावा अश्वगंधा, गुड़ूची, मुलेठी, आंवला, ये 4 चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर हमारी भारत सरकार ने रिसर्च भी शुरू किया है वो कोरोना के पेशेंट्स के ऊपर। तो इसमें अश्वगंधा अश्वगंध के नाम से सामान्य रूप से बाजार में मिलता है और हमारे सब भाई बहन देखते हैं, जानते हैं अश्वगंध। इस अश्वगंधा का 1 चम्मच पाउडर आप नियमित रूप से प्रयोग करें। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम औषधि है। इसको दूध से ले सकते हैं, पानी से ले सकते हैं। दूसरा मुलेठी का चूर्ण जी। ये मुलेठी आपकी, इस चूर्ण को भी आप 3 ग्राम की मात्रा में पीस करके पाउडर बनाए 3 ग्राम की मात्रा में, इसको भी आप पानी से ले सकते हैं। जरूरी नहीं है दोनों का प्रयोग करें जी। छोटी पिपली और मुलेठी जी। इन दोनों का मिलाकर के प्रयोग हो रहा है, अलग से भी हो रहा है। छोटी पीपल आप जानते हैं कि त्रिकटू हमारा होता है, उसमें सौंठ, काली मिर्च और पिपली, छोटी पीपल, उसका हम प्रयोग करते हैं। तो छोटी पीपल को और साथ साथ में मुलेठी को हम प्रयोग कर सकते हैं इसके चूर्ण के रूप में। सामान्य रूप से आप सोते समय ले लें 1 चम्मच की मात्रा सफिशिएंट है। हाँ, एक बात और आशुतोष जी, अमेरिका वगैरह में गोल्डन मिल्क का बड़ा प्रचार हो रहा है। गोल्डन मिल्क, अच्छा जी। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जी सामान्य रूप से घर में, हर घर में हल्दी उपलब्ध है। हाँ जी। ये शुद्ध पिसी हुई हल्दी आपकी, ये चोट लग जाए तो लाभकारी है, दूध में मिला के पिला दीजिए। और हल्दी को अगर एलर्जी आपको हो रही है, सर्दी जुकाम हो रहा है तो आप पिला दीजिए तो लाभकारी है। आज के परिवेश में, कोरोना क्राइसिस में, इस हल्दी को दूध में मिला के निश्चित रूप से बच्चों को पिलाना है। और बड़े लोगों को 1 चम्मच हल्दी 1 कप दूध में या 1 गिलास दूध में उबाल करके हम प्रयोग जरूर करें। ये कोरोना के लिए एक बहुत उत्कृष्ट औषधि है, इसका हम प्रयोग जरूर करें। इसमें तमाम शोध हुए हैं और परिणाम बहुत उत्तम आए हैं, तो इसका भी हमें प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तार से हमें चीज़ें बताई और आज पूरी मानवता, मैं कहूँगा, आयुर्वेद की तरफ देख रही है कि किस तरीके से हम उसे बचाए रख सकते हैं। ये भारत के लिए गर्व की भी बात है और हमारे आयुर्वेद के लिए एक सुनहरे समय की भी बात है। और जैसा आपने कहा कि आपदाओं में अवसर देखना, वो वाली चीज़ है, वो स्थिति है। और आज अपना बचाव करना ही समय की आवश्यकता है। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती है, जब तक टीका नहीं आता, तब तक ये उपाय हैं जिनके द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं को इतनी अमूल्य जानकारी देने के लिए। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय इसी चैनल पर इसी कार्यक्रम की एक नई कड़ी में आप फिर हमारे साथ जुड़िएगा। कुछ नए विचारों के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। कोरोना के मद्देनजर हम सब एक कठिन परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। ये परीक्षा है धैर्य, संयम और विवेक की। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये परीक्षा है अनुशासन, आत्मबल और देशभक्ति की। हमें देना है प्रमाण एक जिम्मेदार नागरिक होने का। आइए एक साथ ये संकल्प निभाएं। एक नई अलग जगह है। चलिए मिलकर कोरोना को हराएं।